अस्सलाम वालेकुम। ऑलरेडी बहुत महंगाई है और महंगाई पिछले 3 सालों से मुसलसल बढ़ रही है और हम तरस गए हैं कि हम आपको कोई अच्छी खबर दें या हम आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, घी की कीमत कम हुई, चीनी की कीमत कम हुई, आटे की कीमत कम हुई, या हम आपको कभी ये रिपोर्ट कर सकें कि मौजूदा हुकूमत जिसने नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था उसने आपको रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई इक़दाम किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात गए नेशनल असेंबली से वो मिनी बजट का बिल पास हो गया, फाइनेंस बिल पास हो गया, जिसके लिए अपोजिशन ने बड़ा दावा किया था, बड़े नारे लगाए थे कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, और हुकूमत ने बासानी मिनी बजट का जो फाइनेंस बिल था वो पास करा दिया। कोई खबरें और इतलात ये भी थी, और वो सहाफ़ी जो बाहर मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, तो वहाँ वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसकी तस्दीक वहाँ अंदर बैठे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी की। PTI के अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात हैं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अपोजिशन क्यों इन सब से फ़ायदा नहीं उठा पा रही, ज़रा हम इस पर बात करेंगे। और बढ़ती महंगाई से आवाम पर जो बोझ पड़ा है उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि 3.25 सालों में तो जो बोझ पड़ता रहा आवाम उसको आज तक बर्दाश्त करती आई, और अपोजिशन क्यों नाकाम रही इस बिल को पास कराने में। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर पॉलिटिशियन JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब हैं। एहसान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। और जमशेद इकबाल चीमा साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। कामरान साहब, अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कर सकती है विद इन द फ्लोर, लेकिन नजर नहीं आई सर 3.25 सालों में, 3.5 सालों में। मैं कल रात की बात नहीं कर रहा सर, आप पार्लियामान की गुज़श्ता 3.25 साल की कार्रवाइयां उठा के देखिए तो अपोजिशन वॉकआउट के अलावा कहीं आपको नजर नहीं आती। अपोजिशन कहीं बड़ी रेजिस्टेंस बिल्ड करती हुई नजर नहीं आई सर, वजह क्या है सर? देखिए, आप खुद तो कहते हैं कि जो चलना है, जो अपोजिशन आपने करनी है वो दस्तूरी उसमें आपने करनी है। तो जब आप हर मामले को दस्तूर के दायरे में लेके आते हैं जी, और हुकूमत की तब्दीली को भी ये कहते हैं कि सिर्फ दस्तूर के दायरे में जो है ना तब्दीली होनी चाहिए, तो दस्तूर के दायरे में तो यही कुछ हो सकता है। अदारे सारे जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ उनके साथी भी खड़े हैं, जो उनके पास अदबी अक्सरियत भी है। तो जो कुछ अपोजिशन से बस हो पा रहा है वो तो कर रही है। अब ये कहें कि जी उसके नताइज वो नहीं निकल रहे जो आप चाहते हैं, तो आप घर में बैठ जाइए, आप सारे आराम से गर्म कमरों में, और आप कहें कि जी अपोजिशन कुछ करे या मौलाना साहब कुछ करें, तो मेरा ख्याल है ये बड़जाती हो जाएगी। सारे आके मिलेंगे, निकलेंगे, और उसके बाद जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना उसको टॉपल करने का कोई रास्ता निकलेगा। सारे साथी ये कहते हैं कि घर में बैठे रहें, मगर खुद ब खुद जो है ना वो उनको जो है वो एक जो है वो घर में बैठे ही मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल सही है। राणा साहब, ओवर टू यू। PMLN बहुत बड़ी दावेदार थी, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये बिल मैं पास नहीं होने दूंगा। क्या मैं ये बात इंडोर्स कर रहा हूं कामरान मुर्तज़ा साहब की कि यू हैव नॉट एनफ नंबर कि आप इसको काउंटर कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनली, बट क्वेश्चन इज कि क्या इकदाम आप लोगों ने किए इस बिल को काउंटर करने के लिए, या अपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया, या सिर्फ जब बिल आ रहा था तो अपोजिशन लीडर ने एक सियासी बयान दे दिया अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए या आवाम को खुश करने के लिए कि अगर हुकूमत महंगाई कर रही है तो हम आप लोगों के साथ हैं? देखिए, ऑपोजिशन ने, खास करके PMLN ने, एहसन इकबाल साहब कराची गए और मिफ्ता साहब के साथ जो है M2M के साथ मिले, उनको हमने ये अपना मौक़िफ़ दिया कि इस बजट को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उससे अवाम की मुश्किलात और पैदा होंगी। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी भी जो है उसने GDA से राब्ता किया और उनको समझाने की कोशिश की कि इसको ना सपोर्ट किया जाए, लेकिन अपोजिशन के पास ऑन इट्स ओन वो नंबर्स नहीं थे। यहाँ तक कि हुकूमत भी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो कि 172 की होती है वो नहीं ले पाई इस वोटिंग के अमल के अंदर, और उनके कम नंबर्स थे। लेकिन जो ऑपोजिशन कर सकती थी, कोalition पार्टनर्स को अपने दलाइल पेश करना या मेक श्योर करना कि हमारे नंबर्स पूरे हों, वो हमने किए और कोशिश की कि इसको अपोज करें। उसके अलावा अपनी अमेंडमेंट्स भी पेश की जो हुकूमत ने रद्द कर दी, और एक भरपूर डिबेट करने की कोशिश की असेंबली के अंदर। जो मैं समझता हूं कि जो जमहूरी दायरा कार है और जो आईनी दायरा कार है उसके अंदर ऑपोजिशन ने भरपूर तरीके से
इस मिनी बजट को जो है वो अपोज किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि नंबर्स पूरे नहीं है, तो हुकूमत जिस तरह का बिल चाहेगी वो पास करा लेगी, तो इसका यह मतलब हुआ कि अपोजिशन कोई रोल प्ले कर नहीं सकती हुकूमत। इसी तरह मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अभी महंगाई पे सर बात कर रहा हूँ, महंगाई आवाम पर डालती रहेगी, मिनी बजट भी आते रहेंगे और अपोजिशन सिर्फ एहतजाज करती रहेगी क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो ये कह देना काफ़ी होगा सर, या अपोजिशन इसके अलावा भी कोई बड़ा रोल प्ले कर सकती है आइन के दायरा कार में रहते हुए सर? कर सकते हैं तो कामरान साहब की आवाज़ जो ना वो पार्लिमानी जद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर कर सकते, वो भी हो रही है जी। दूसरा जो ना वो एजिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए भी जो ना वो जितना हमारा बस चल रहा है वो हम कर रहे हैं, और इस एजुटेशन को बढ़ाने की शायद जरूरत है, क्योंकि प्रेशर जो है ना मेरा ख्याल है जब तक जो है वो बाहर से नहीं बढ़ेगा वो अंदर से जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। जो इत्तेहादी हैं उनके गवर्नमेंट की जो अलाइंस हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो हमसे मिलते भी हैं, और मिलते हैं तो उनकी ब्लैकमेलिंग पोजीशन जो ना वो ज्यादा बेहतर हो जाती है, और जब वो गवर्नमेंट के पास वापस जाते हैं तो अपने लिए मफादात तो वो करवा लेते हैं, मगर हमारी तरफ कोई उनकी हमारी बात जो हम कह रहे होते हैं उस तरफ उनकी कानों पे जू भी नहीं दी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एजुटेशनल साइड जो है ना वो बढ़ाने की जरूरत नहीं। कामरान साहब एक पॉइंट ये है कि देयर इज वेरी लेस नंबर्स ना जो गवर्नमेंट के पास है, कहीं 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं जो अपोजिशन नंबर्स पूरे करने में ना करिए। सर अगर आप 10 लोग भी पूरे कर लेते हैं तो कम से कम बिल तो रोक सकते हैं ना सर। अपोजिशन में 3 बड़ी जमातें हैं, JUIF, PMLN, पीपल्स पार्टी, मतलब 10 लोग आप लोगों से नहीं पूरे हो पा रहे कि आप कम से कम बिल तो एटलीस्ट रोक सकें, या जो अपोज करना चाहते हैं वो कर सकें सर। अदनान पाकिस्तान की अपनी एक तारीख है, ये नंबर जो है ना वो 10 लोग इधर से उधर उस वक्त जाते हैं जब जो है वो कोई पीछे से कोई इशारे करने वाला होता है, गांठ मारता है, तो फिर 10 लोग इधर से उधर चले जाते हैं। मगर इसके साथ एक और बात है, इसको आप एक और उसमें पहलू से देखिए। वो पहलू ये है कि फर्ज करिए कि 10 लोग जो है ना वो इधर से उधर आ जाते हैं। असूली पॉलिटिक्स उस तरह की नहीं है जहाँ जिस तरह की दूसरी दुनिया की जमहूरी ममालिक में हुआ करती, तो वो मफादात का खेल शुरू हो जाएगा। वो फिर उसके बाद जो है ना वो हमें जो है ना ये डू मोर का जो है ना वो और करें जैसे आज फर्ज करिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो ब्लैकमेल हो रही होगी उन्हीं थालियों क्या, तो कल हम क्या पब्लिक को हम फिर कुछ ना दे पाए तो फिर हम इस रुसवाई से जलील होने से तो बेहतर है कि वो जो कुछ हो रहा है उन्हीं के खाते में पड़ता है। अच्छा बिल्कुल सही, मैं ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जमशेद चीमा साहब, वो कह रहे हैं जो कुछ रुसवाई हो रही है अच्छा है, तहरीक इंसाफ के हिस्से में आते रहे, अपोजिशन साइड पे खड़े होके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करती रहे। सिर्फ स्पेसिफिकली ऑन फाइनेंस बिल हम बात कर रहे हैं सर। देखें ये अगर स्टांस इसका पहले दिन का हो तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है, फिर तो ठीक है, हम समझेंगे इनकी स्ट्रेटजी है। ये फ्रॉम डे फर्स्ट जिस दिन खान साहब ने हल्फ उठाया था प्राइम मिनिस्टर का, उस दिन से लेके ये आप कह लें कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, दीनी रहनुमा है, दूसरा रहनुमा है, ये पिछले 3.5 साल से झूठ बोल रहे हैं कि अगले महीने ये हुकूमत नहीं होगी, अगले महीने हुकूमत नहीं होगी। भाई अगर आपके यही स्ट्रेटजी है तो आप झूठ बोलना बंद कर दो। हर रोज़ आप बेइज्जत होते हैं कि आप लगातार एक झूठ बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद नहीं होगी, 2 हफ्ते बाद नहीं होगी, 6 हफ्ते बाद नहीं होगी, 9 हफ्ते बाद नहीं होगी, 12 हफ्ते बाद। अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी ये है तो बाहर आके मीडिया में, पब्लिक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैमरे के सामने, भाई ये रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री बनती जा रही है, ये हिस्ट्री है बाकायदा कि ये पुरानी बात तो है नहीं कि आप किसी झूठ से मुकर जाएं। फिर मतलब पहले लिखा नहीं जाता था, सिर्फ बोला जाता था, फिर लिखा जा रहा था, वो एक सबूत आ गया कि ये लिखा हुआ है, आपने फलाने दिन जंग में ये दिया था या नए वक्त में ये लिखा था। आजकल तो वीडियो बन रही है जिससे आप इनकार ही नहीं कर सकते कि आप किसी ने आपके लफ्ज़ को मिसकोट किया। आप कह रहे हैं कि 18 अगस्त 2018 से लगे हुए हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत नहीं होगी, 3 हफ्ते बाद हुकूमत नहीं होगी, 4 हफ्ते बाद हुकूमत नहीं होगी। अगर आप की वाकई ये स्ट्रेटजी है तो ये झूठ बोलना बंद कर दें। फिर आप आवाम को क्यों मिसगाइड करते हैं? अपने बच्चों के सामने रोज शर्मिंदा होते हैं, बीवियों के सामने शर्मिंदा होते हैं, सोसाइटी में जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपको बताया जाता है कि जनाब आपने 2 हफ्ते पहले ये कहा था। बिल्कुल सही। अच्छा मैं राना साहब आपका टर्न था, लेकिन कामरान साहब ने ये बात की थी तो इस पर रिस्पॉन्स किया। कामरान साहब इस पर कॉमेंट कर दीजिए। इसका मतलब है, और ये इस बात में वजन भी है जो चीमा साहब कह रहे हैं, जो आप पॉलिसी बता रहे हैं, या तो आप मतलब वैसे ही आपने बोल दिया, अगर वाकई यही पॉलिसी थी तो आप तो हम सबको यही कह रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है,
और हुकूमत नहीं रहेगी। जो 3 साल से हम सब यही सुन रहे हैं। हुकूमत है, इस कहीं आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और ये इंतजाम जो है ना वो चल रहा है, चेहरे इनके नजर आ रहे हैं, इंतजाम किसी और का है। ये हुकूमत है, इसको हुकूमत कहते हैं। ये हुकूमतें इस तरह से चलती हैं, इनको खुद पता नहीं होता कि किस तरह से मामला चल रहे हैं। उसको जो ना वो प्राइम मिनिस्टर को जो ना बाद में पता चलता है, सीएम को हमारे बाद में पता चलता है, इवन बजट का इनको पता नहीं होता। जिन लोगों को बजट का पता नहीं होता वो कहते हैं कि आपको मुंह से निकल जाए या आपके देखा देखी कर दे, वो मान लेनी चाहिए। आप ये बात कहना छोड़ दे फिर। मामलात में जो ना जितना हमारा बस हो रहा है हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को जो ना। राना साहब बिल्कुल सही। राना साहब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं, आप बिल तक को अपोज कर नहीं पाते, और आप खुद भी कह रहे हैं, कामरान साहब इस बात को मान रहे हैं, आप भी इस बात को मान रहे हैं। तो ये जो अवाम को आप बार बार कहते हैं कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, इस हुकूमत को हटा के देंगे, तो ये सिर्फ आप ख्याली पिलाओ है सर आपकी तरफ से? मैं समझता हूं कि अदम एतमाद एक रियल ऑप्शन है, लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या है? देखिए, एक चैलेंज तो कामरान साहब ने जरूर किया कि वो लोग जो कि पीटीआई के मेंबर्स हैं, हमारे साथ राब्ते में भी हैं, लेकिन वो पीटीआई के टिकट्स पे जीत के आए। अब अगर जो है वो हमारे साथ वो शामिल होना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी शराइत पे शामिल होंगे कि हम उनको अपनी पार्टी के टिकट्स दें, उनको अकोमोडेट करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है कि क्या वो लोग जो हमारे साथ नजरियाती तौर पे हैं, हम उनको ओवरलुक करते हुए इन लोगों को अकोमोडेट करें जो पीटीआई के साथ थे, लेकिन अब जो है वो समझते हैं कि पीटीआई। ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है अदम एतमाद में? वो ये है कि हम अदम एतमाद लाते हैं तो पीएमएलएन का मौकफ है कि अदम एतमाद अगर ले लिया जाता है ये कड़वी गोली खा के भी, तो फिर जो हमारा मौकफ है वो ये है कि हुकूमतें डिसॉल्व हो और हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन यहां ऑपोजिशन में कुछ ऐसी जमातें भी हैं जिनके बगैर अदम एतमाद लाना मुश्किल होगा, जिनके साथ ही लाना पड़ेगा, लेकिन उनका यह मौकफ है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। उनके स्टेक्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, और अगर वो कोalition व्हाट इज द पॉइंट सर? अपोजिशन नहीं, करान साहब अपोजिशन का एक्चुअल पॉइंट है क्या? क्या हुकूमत होगी, रहेगी, नहीं रहेगी, अदम एतमाद आएगा, नहीं आएगा? मैं आपको बताता हूं जी, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। हमारा जो पीडीएम की तरफ प्लेटफॉर्म से जो हमारा मकसद था वो 26 नुकात थे, और उसको अचीव करने के लिए सारी जमातें इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। क्यों तैयार थी? कि जो जमहूरी ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, इसके 2 सतून है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। अगर पूरी की पूरी ऑपोजिशन मुत्तहद होकर इस्तीफे दे देती है तो ये एक सतून खत्म हो जाता है और पार्लिमानी जमहूरियत नहीं आगे बढ़ती। लेकिन अगर डिवाइडेड ऑपोजिशन हो कि आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, आधी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रहे, तो वो फिर एक कामयाब मूव नहीं बनती, उसका फायदा पीटीआई को होगा। तो वो जब मूव हमारी नहीं हुई, हमारा अभी भी राना साहब देखें, अभी भी जब कब अगर और मगर की बात है, अपोजिशन स्टिल नॉट क्लियर आफ्टर पासिंग 3.5 years सर। मैं जमशेद साहब एक कमेंट कर लीजिए। इन 3.5 years के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ कि पीटीआई हुकूमत की फेडरल हुकूमत थी, पीटीआई हुकूमत की प्रोविंशियल हुकूमत थी, और जिमनी इलेक्शंस में 90% इनको बदतरीन शिकस्त हुई, चाहे वो केपीके के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो ये तय होगा कि आप अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते इमरान खान साहब के खिलाफ। ये मान रहे हैं आप और कामरान साहब दोनों? मैं कह रहा हूं कि ये इसके ऊपर अभी ये पीडीएम जो है, ये एजेंडा पीडीएम का एजेंडा बन चुका है। पीडीएम के एजेंडे पे आता हूं ब्रेक के बाद। जमशेद चीमा साहब, सर ये बार बार कहा जाता है पीएमएलएन के रहनुमाओं की जानिब से खास तौर पे, और पीपल्स पार्टी और जेयूआई की जानिब से, कि आप लोगों को कॉल्स आती हैं तब आप सेशन में आते हैं ताकि अपने नंबर्स पूरे कर सकें। ये कॉल्स आप लोगों की पार्टी की जानिब से होती हैं, किसी और की जानिब से होती हैं? ये अपोजिशन क्यों कॉल्स का इल्ज़ाम लगाती है सर आप पे? देखें, बेसिकली आप कह लें ये जो भी शिकस्त है, ये शिकस्त में से फतह तलाश करते हैं, ये अपनी करप्शन में से नेकी तलाश करते हैं, ये अपनी गए गुजरे मफरूर होने से भाग जाने को अजमत उसमें से तलाश करते हैं, और बिल्कुल बड़े बड़े दिलेरी से आके उसे अजमत कह देते हैं। एक बंदा जो सज़ा ना भुगते इस मुल्क की, वो जाके बाहर चला जाए तो पीछे वाले उसे अजीम कहना शुरू कर देते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो बात करते हैं, ये देखें, कल
इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ये बिल पास नहीं होगा। जब बिल पास हो गया तो ये शिकस्त हो गई। अब शिकस्त को ये डाल रहे हैं कि फोन आ जाते हैं। देखें, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन जो है कभी गवर्नमेंट हारी है, कभी गवर्नमेंट नहीं हारी। बेसिकली वजह ये थी गवर्नमेंट नहीं हारती थी कि गवर्नमेंट धांधली करती थी। गवर्नमेंट धांधली करके इलेक्शन जीत। हम एक नई रवायत आ रहे हैं कि भाई जो जिसका, और जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में भी देखें तो मैक्सिमम सीटें वही थी जो पहले भी ये जीते थे, बाद में भी जीते। हमने वोट डिफरेंस कम किया। लेकिन हमने हार कबूल कर ली, लेकिन हमने इलेक्शन में आप कह लें कोई ऐसी चीज़, ऐसी हरकत नहीं की जो 1970 में होती रही, 1985 में हुई, 88 में हुई, 90 में हुई। उस तरह का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा। हम उस तरह की बात नहीं करना चाह रहे। अगर हम वहाँ नहीं करते, वहाँ किसी को फ़ोन नहीं जाता, वहाँ को मैनेज नहीं होता, वहाँ किसी आप कह लें कि जो इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा है, रिटर्निंग अफसर है या जज है वहाँ बैठा हुआ, वहाँ पे दूसरे लोग टीचर बैठे हुए हैं, वो अगर हम मैनेज नहीं करते तो एमएनए मैनेज करते हैं। भाई ये अजीब सी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने अदारों को कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो रिवाज बना दिया गया, ये मैं समझता हूँ कि हमें देखें और फिर ये जो कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये दो पार्टियां ऐसी कि जो बाकी तीसरी तो चलो मतलब जिक्र उसका अभी शुरू हुआ है, पहले जिक्र नहीं था उसका। किसका जिक्र शुरू हुआ अभी? टोटल जो हिस्ट्री है किसका जिक्र? 1979 से लेके मियाँ साहब कौन सा इलेक्शन जीत के आए थे? मियाँ साहब कौन सा इलेक्शन जीत के तो वजीर खजाना बने थे? मियाँ साहब कौन सा इलेक्शन जो है वो अपनी पार्टी को लीड करके लड़े थे तो वजीर आला बने थे? फिर आप कह लें कि जब उनका जब असम्बली अपने जुनेजो साहब की बहाल नहीं हुई तो ये वज़ीर आला बन गए, वो वज़ीर आला ना बन सके। आपकी हिस्ट्री बड़ी ख़राब है, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बहुत ख़राब हैं। इतनी ख़राब वैल्यूज़ के साथ इस तरह की लीडरशिप, इस तरह की आप कह लें चैंपियनशिप आप ना एंजॉय किया करें। हर रोज़ आप मिनसमाजत कर रहे होते हैं। पिछले दिनों आपने जो वोट दिया एक असम्बली में, हमारे तो 176 वोट हैं, हमने तो 176 वोट दिए, बाकी वोट किसके थे कि जब एक्सटेंशन मिली। आपकी ये हिस्ट्री है और आप में से कोई एक बंदा उसकी जमहूरी कदरें, जमहूरी गैरत, जमहूरी जनाब उसका जोश इस काबिल नहीं हुआ कि जाके मियाँ नवाज शरीफ को सवाल कर ले कि मियाँ साहब कल आपने इतनी बड़ी गंदी हरकत की कि गुजरांवाला में आप जिन्हें जर्नलों के नाम लिए, उन पर चार्ज किए, उन पर इल्ज़ामात लगाए, आपने कहा कि इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया है और आज आप हमें हुक्म दे रहे हैं कि जाके वोट दो उनको। तो सर हम किस मुंह से दें? एक बंदे के मुंह से नहीं निकला। ये आपका थोड़ा सा याद कर लिया करें, थोड़ी सी कुछ बातों को रिवाइव कर लिया करें, फिर बात। इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने छोटे आदमी कामरान भुट्टो साहब, ये अपोजिशन को आईना दिखा दिया जमशेद चीमा साहब ने। गैरत की बातें इतने छोटे आदमी करते हैं, बड़ी अजीब बात है। अपोजिशन के अपने इकदाम भी सर सवालिया निशान है ना सर। हम हुकूमत पे तो बात करते हैं कि उनको भी कॉल्स आती हैं, हम हुकूमत को ये भी कहते हैं कि नाअहल है, हम हुकूमत को ये भी कहते हैं कि वो वादे पूरे नहीं करती। सर दूसरी जानिब अपोजिशन का रोल भी इसी तरह मिलता जुलता है जो गवर्नमेंट का है सर। नथिंग न्यू इन गवर्नमेंट सर, इन अपोजिशन। जितने टेम ये है, इतना टेम तो हमने देखा कोई नहीं। ये तो पूछ के चलते हैं टेम। कामरान भुट्टो साहब जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि जेयूआई ने कम अज कम ये गुनाह नहीं किया। हमारा नैरेटिव जो है वो पहले दिन जो था वो आज भी उसमें बरकरार है। यू आर लीडिंग द अपोजिशन ना सर, यू आर लीडिंग द अपोजिशन। कामरान साहब, पीडीएम को आप लोग लीड कर रहे हैं सर। पीडीएम को मौलाना साहब लीड कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे जेयूआई के वर्कर के तौर पे हूँ। यू आर रिप्रेजेंटिंग जेयूआई पे ना, जेयूआई लीड कर रही है ना सर। मैं जेयूआई के वर्कर के तौर पे हूँ यहाँ पे। तो सर बात यह है कि इसमें मौलाना साहब जो है वो एक इत्तेहाद को लीड यकीनन कर रहे हैं, मगर इत्तेहाद आपको भी पता है कि इत्तेहाद में सब पार्टियों की राय बराबर होती है और बाज़ औक़ात ऐसी पार्टियां जिनके पास वोट बैंक ज्यादा होता है उनकी राय आपसे ज्यादा होती है। बावजूद इस लीड करने के उस इत्तेहाद की अपनी मजबूरियां हुआ करती हैं। मौलाना का जो नैरेटिव है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है और चीमा साहब को भी पता है। हम अपनी जगह पे हमने वो वोट नहीं दिया जिस वोट का ताना दिया जा रहा है। हमसे जो हो सका, जिस तरह से हम जितना अपोज कर सके हमने अपोज किया। ये तारीख के इसके पहरे में जो है ना वो हम सुरखरू हैं कम अज कम। बाकी रह गया कि हम जो है ना वो गवर्नमेंट अब तक टापल क्यों नहीं कर सके और बावजूद जो है ना वो गवर्नमेंट की नाअहलियों के या इस महंगाई के हम जो है ना वो मामला को वो लेके क्यों नहीं चल सके। उसमें भी जो है ना वो बाज़ हमारे दोस्तों का, हमारे बाकी साथियों का ख्याल ये है कि इसको एजुटेशन की बजाय जो है इसको हम जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो है चेंज कर सकते हैं।
मगर मुझे जो कम अज कम एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो लगता है, एक तो पहले हम शायद चेंज न कर पाए, और अगर चेंज कर भी लिया तो उसके नतायज जो है वो इससे भी ज्यादा खराब होंगे जो आज जो काम होगा। पहला पॉइंट आपका ये है कि अपोजिशन अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकती इमरान खान साहब के खिलाफ। पहला पॉइंट आपका ये है ना? मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन जो ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करे और अपोजिशन का कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ भी तो अगेन वो विद इन पीटीआई के लोगों का कोई नुमाइंदा होगा, वो उनके अंदर की जो है ना वो जो तस्कीन है आपको उनको सपोर्ट करना होगा। तो अगर आपने यही कुछ करना है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, वो आवाम पे मजीद बोझ पड़ेंगे, वो मजीद जो है ना वो डिवीजन क्रिएट होगी, या ये पीटीआई के एक सेक्शन को जो है ना वो सपोर्ट करेंगे। और ऐसा करना बतौर पॉलिटिकल वर्कर जो ना मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगता। मुझे ये अच्छा लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो तब्दील हो और अगली गवर्नमेंट के पास जो है वो उसकी एक मैंडेट हो और वो मैंडेट लेके वो आवाम की हालत को बदली। कबल वक्त इलेक्शन के लिए भी तो अपोजिशन तो कुछ नहीं कर सकती ना सर, वो तो प्राइम मिनिस्टर ही समझा रिजॉल्व करे। मुमकिन है कि किसी वक्त इतना प्रेशर जो है ना उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी मौजूद हो और बाहर से भी मौजूद हो कि उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे। आपने कल का हाल देख लिया, कल आपस में सब दस्तों गिरेबान। नहीं सर, उनको 163 वोट पड़े सर, कल का हाल क्या था? वो दे आर वेरी फाइन, दे शोज देयर नंबर टू द पब्लिक। ये 163 वोट या 100 जितने भी हैं 18 के फर्क के साथ ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जिस दिन उनको इनके अंदर के साथ ही उनको ये पता चलेगा कि कोई उनको सपोर्ट कर मतलब व्यवस्था है, शजर से उम्मीदें बाहर रख। सर समझ गया मैं। राना एहसान साहब, सर ओवर टू यू। फाइनेंस बिल के पास होने के बाद अवाम पे एक बड़ा बोझ पड़ा, अभी बिजली की कीमत बढ़ गई, कल पेट्रोल की दोबारा बढ़ जाएगी। सर अपोजिशन इस सारे कार्ड को क्यों प्ले नहीं कर पा रही? क्यों एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है? क्यों अपोजिशन जानबूझ के ऐसा कर रही है, या अपोजिशन चाहती नहीं कि इस महंगाई कार्ड को, या जो इख्तलाफात की आप लोग बात करते हैं कि पीटीआई में बहुत इख्तलाफात है, मैं अगर थोड़ी देर के लिए आपकी इस फिलॉसफी को मान लेता हूं कि इत्तेहादी नाराज हैं, पार्टी के लोग नाराज हैं, तो ये तो सारा सीधा फायदा नून लीग को होना चाहिए था, तो नून लीग इससे फायदा क्यों नहीं उठाती? देखिए, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं कि अभी ये जब ईवीएम के बिल पास हुए 733 और बिल थे, तो टीवी टॉक शोज पे मेरे साथ भी पीएमएल-क्यू के और एमक्यूएम के अरकान जो हैं वो बैठे ईवीएम के फैसले को रद्द कर रहे थे और उसमें नुक्स निकाल रहे थे। और अगले दिन जब वोटिंग होती है तो वो सारे जाके वोट दे देते हैं, और उधर जो है वो ये आमिर लियाकत साहब कहते हैं कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। तो जो हकीकी सियासत है पाकिस्तान में उसके और भी डायनामिक्स हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तो ऑपोजिशन अपना ये इलेक्शन जीत गई थी, जो नंबर जो वोट्स आए वो ऑपोजिशन के ज्यादा निकले, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने वोट रिजेक्ट करके जो है वो हुकूमत को फिर से जो है वो जिता दिया। तो ये मामलात जो है वो ये रियलिटी है। ऑपोजिशन जो है वो हर लिहाज से मुतहरक है और अपनी प्लानिंग भी कर रही है और इस हुकूमत को एक्सपोज भी कर रही है। तभी मुमकिन हुआ। सर क्या एक्सपोज किया राणा साहब, क्या एक्सपोज किया? देखिए, जिमनी इलेक्शंस में हरा के जिसको अभी मुसर्रत चीमा साहब कह रहे थे कि शिकस्त को ऑपोजिशन पता में तब्दील कर लेती है और वो अपना नैरेटिव बिल्ड करती है, तो इस मामले में तो देखें ये कहते हैं कि जी हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे ये, और हुकूमत वैसे राणा साहब 2 इलेक्शन हारी है जमनी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सारे तो जो नून लीग जीती थी और पीपल्स पार्टी जीती थी वो अपने अपने जीत गए, 2 सीटें। लेकिन ऐसे नहीं होता, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो जीतती है, लेकिन ये इतनी गैर मकबूल गवर्नमेंट है कि ये वो नहीं कर सकी, जो कि एक बहुत बड़ी एविडेंस है, एक बहुत बड़ा निशान है कि अवाम इनको किस तरीके से बदतरीन तरीके से रिजेक्ट कर रही है। तो ये हकीकत है आज की। केपीके के लोकल बॉडीज का इलेक्शन एक आईना दिखा रही है पीटीआई को। इसी तरह मैं यहां जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरह परवेज खटक साहब ने आज सवाल पूछे कल वजीर आजम से कि भाई मुझे बताओ तुम्हें वजीर आजम बनाया, हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो आगे से वजीर आजम ने कहा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है सर। वैसे राणा साहब जिस दिन आपने वो एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था तब चीमा साहब ने, उनका नाम भी जमशेद चीमा है शायद, उन्होंने इख्तलाफ किया था। तो पार्टी में इख्तलाफ होते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से इख्तलाफ कर दिया था। लोगों ने कहा था
कि हमें नवाज शरीफ से बात कराओ हमारी, कि वाकई उन्होंने कहा है कि हम एक्सटेंशन के लिए वोट दें। पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं सर। जेयूआई फेक इंटर पार्टी मीटिंग्स में कई इख्तलाफात होते होंगे, तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखिए खत्म नहीं हुई, लेकिन जब पार्टी से आवाजें निकलना शुरू हो जाएं, जिस तरह नूर आलम ने आवाज निकाली कि ये जो अगली 3 निशिस्तों में बैठे हुए, रोज में बैठे हुए, इनको ईसीएल पे डाल दे तो शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। तो ये आपको ये एक चीज को क्लैरिटी के साथ बयान कर रही है कि ये पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही और अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक ले लूं मैं। ब्रेक के बाद जरा पार्टी इख्तलाफात पे बात करते हैं जमशेद चीमा साहब से। पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं, इत्तेहादी नाराज है पीटीआई से, इस पर बात करते हैं। और मुर्तज़ा साहब हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, पीडीएम बड़ी मुतहरिक होने जा रही है अगले चंद महीनों में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासत पे? एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और जमशेद चीमा साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कल नज़र आई फ्लोर के अंदर, वो आपने भी देखी होगी, कि जहां पीटीआई में इख्तलाफात हैं, पीटीआई के अपने लोग, नूर आलम खान साहब और खटक साहब के बारे में भी जो इतलात है, दैट आर ट्रू। मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि पार्टी के इंटरनल मामला है, बट वो मामला बिल्कुल ट्रू था। उन्होंने सवालात पूछे और बड़े सख्त सवालात थे, प्राइम मिनिस्टर उस पर नाराज भी हुए। नूर आलम खान साहब ने ऑन द फ्लोर कहा। आपके एक और सेक्रेटरी इतलात थे पार्टी के, अहमद जवाद साहब, वो भी मुख्तलिफ वीडियोज़ और टीवी टॉक शोज़ में, ट्वीट्स में बड़ी अजीब गरीब सी, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि इख्तलाफ पीटीआई से नज़र आ रहा है, जबकि अपोजिशन में इत्तेहाद है सर। मतलब शहबाज शरीफ साहब फ्लोर पे आते हैं तो पूरा अपोजिशन की साइड डेस्क पे जाके उनका इस्तकबाल करती है। जरदारी साहब आते हैं, मौलाना आसाद साहब आते हैं, तो पूरी अपोजिशन रिस्पांस करती है और ये मैसेज देती है कि अपोजिशन सारी मुत्तहिद है सर। तो इन दोनों को जरा कंपेयर करें, फिर मैं जरा दोबारा पार्टी इख्तलाफात की तरफ आता हूं सर आपके। देखें, ये जो यू कैन से कि इसमें जजमेंट होती है अपनी अपनी, या हाशात होती हैं। नूर आलम साहब काफ़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। यू कैन से कि नॉर्मली मैंने पूरे टेन्योर में बेटर देखा उनको। शायद वो समझते होंगे उनका वजीर बनना हक है, वो बन सके, वट एवर इट इज़। तो यू कैन से कि बरल मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वजह क्या है, लेकिन वो बरल वक्तन फ़क्तन नज़र आते हैं जिसमें लेकिन बरल कोई ऐसा कभी भी उन्होंने ओवर स्टेपिंग कह लें या कोई जो एक जमहूरी तरीका है उतना ही इख्तलाफ करते हैं, उससे ज़्यादा करते हुए मैंने नहीं देखा उनको। दूसरी बात आप कह लें जवाद सच्ची बात है, ये जो एक है ना कोई लीड लेना, या बाज़ औक़ात लोग आ जाते हैं कोई किसी को मिल जाए इम्पोर्टेंस तो वो नाम बाद में कोई ख़्वाहिशात पूरी हों, ये जावेद हाशमी की तर्ज पे को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे होता है ना बंदा, तो जावेद हाशमी तो बड़ा खिलाड़ी था, वो ठीक है, उसको वो फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका गुजारा नहीं होता ऊपरी इनकम से। तो हम जो आज जो है ये 2 दिन की खबर है, ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर का जो ना पुराना एक था यू कैन से लॉयल्टी ही स्ट्रेंथ होती है। ताकत उसकी लॉयल्टी होती है, ताकत उसकी जुड़े रहने में होती है, ताकत उसकी नज़रियात में होती है, ताकत उसका बेनिफिट सीकिंग नहीं होती। ये नई सियासत आई है बेनिफिट सीकिंग। वो उसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी बड़ा तबका हो गया। मुस्लिम लीग नून में देखें तो जब मियां साहब बाहर गए तो कितने, इमरान खान के आसपास, एक मिनट, मुस्लिम लीग सर, मुस्लिम लीग नून में अगर देखें तो जब मियां साहब बाहर गए तो सारी पार्टी टूट के काफ लीग बन गई। काफ लीग से पीपल्स पार्टी में चले गए, वापस आ गए, इन्होंने रख भी लिए। फिर आप कह लें कि काफ़ी सारे लोग छोड़ के मुख्तलिफ पार्टियों में गए। सो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जिस तरह बात राना एहसान साहब बात कर रहे थे कि हमने डिस्करेज कर रहे हैं, हमें भी करना होगा डेफिनेटली। ये एक छलनी का प्रोसेस है, या एक यू कैन से एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है। जितनी पार्टी पुरानी होती है वो स्क्रूटनी होती रहती है और अल्टीमेटली वही लोग होते हैं जो नज़रियात होते हैं वो बचते हैं, बाकी नहीं बचते। सो मैं समझता हूँ पार्टियों को जिसे कहते हैं ना एक अपने अंदर को या जमहूरियत को मजबूत करने की ज़रूरत है। पार्टी जो आप कह लें कि अंदर की जमहूरियत और अपोजिशन का बढ़ता हुआ इत्तेहाद, अगर हम देखें अपोजिशन का बढ़ता इत्तेहाद, बिलावल साहब, असाद, मौलाना असाद साहब, शहबाज साहब, बॉडी लैंग्वेज उनका इत्तेहाद, वो एक मैसेज नहीं
अच्छा अदनान, इसमें देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो बड़ी सीधी बात करता हूँ, या मैं सच बोलता हूँ या नहीं बोलता। मैं तो अपोजिशन के बारे में भी कभी जो जिस बात पे यकीन हो मैं नहीं करता। अपोजिशन का इत्तेहाद तो है ही नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद होता तो यू कैन से कि ये कुछ कर सकते। अपोजिशन जो है ये बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब, या बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये तो बाकायदा जिसे कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये वही लेके फिर रहे होते हैं। वो उनसे पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं। एक दिन पहले वो बयान भाई बन जाते हैं, वो नजरियाती बन जाते हैं, फिर वो घसीटना भी शुरू कर देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना शुरू कर देते हैं, बाकायदा माजी याद कराना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल आपस में सिंसियर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें कहाँ से शुरू हुए, यहाँ पहुँचे लाहौर में। शहबाज शरीफ साहब उनकी मीटिंग में नहीं गए, उनके क्या नाम है एहतजाज में नहीं गए। ये तो जिसे कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ देख रहे होते हैं हर वक्त। ये NRO सीकिंग या डील सीकिंग है। ये पूरी पार्टी डील सीकिंग है। आधा टब्बर उधर है, आधा उधर है। MNAs का ये हाल है, साबिक वज़रा का ये हाल है। एक बंदा कहता है जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, दूसरा कहता है नहीं मरियम बीबी होंगी, तीसरा कहता है बाद में फैसला होगा, चौथा कहता है जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे। तो आप पता नहीं किस बेस पे ये बात कर रहे हैं कि वो इत्तेहाद है उनका। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, कल नजर आया सर, मैंने ये कहा कि कल मैंने जो देखा मैंने वो आपसे बताया, कल नजर आया फ्लोर के अंदर। अगर तालियां बजाना तो वो तो सबसे अच्छा इत्तेहाद वालों में होता है कि 12-13 बंदों की एक ही लय होती है, एक ही ताली बजती है, कोई फर्क नहीं होता। या बच्चे अगर आप कह लें कि दुआ पढ़ रहे होते हैं सुबह असेंबली में, तो वहां पे आपको इत्तेहाद नजर आता है। उसी तरह का इत्तेहाद है ये जितनी ज्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग ये अपोजिशन तो इत्तेहाद सर, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन है ही नहीं, वो तो हुकूमत में है। उनको भी अगर आप समझते हैं कि वो अपोजिशन है तो बिलावल साहब जो है प्योर अपोजिशन जरा कमेंट ले। मैंने आज पीपल्स पार्टी बिठाई नहीं सर, इसलिए मैंने पीटीएम के सरबराह सेनेट के इलेक्शन में देख लें, सेनेट के इलेक्शन में देख लें, सेनेट के चेयरमैनशिप में देख लें, मैं कह सेनेट के इलेक्शन में देख लें, सेनेट के चेयरमैनशिप में देख लें, बाकी जगह पे देख लें, एहतजाज के दौरान देख लें। इसको भी अगर आप इत्तेहाद कहते हैं तो मैं समझूंगा कि थोड़ा सा आप रिव्यू करें। राणा साहब, अपोजिशन का इत्तेहाद एक सवालिया निशान है। जब इत्तेहाद ही सवालिया निशान हो गया तो योर परफॉर्मेंस अराउंड 0 होगी, 0.001 शायद। ये जो पीटीआई के अंदर हलचल है, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा। देखें, परवेज खटक साहब की जो गुफ्तगू हुई, आप उसको कहते हैं कि वो इंटरनल पार्टी की पॉलिटिक्स है। इंटरनल जरूर रहती है, लेकिन जो चीज बाजार में आ जाए, मीडिया में आ जाए, फ्लोर ऑफ द हाउस में हो, वो इंटरनल नहीं रहती, वो किसी चीज की गवाही देती है। परवेज खटक साहब का चौथे साल हुकूमत में अपने वजीर आजम से ये कहना कि ना हमारे पास गैस है ना बिजली है, ये वो फ्रस्ट्रेशन बयान कर रहे हैं कि जो चौथे साल में भी डिलीवरी ना हो पाई। और वजीर आजम का ये कह देना आगे से कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और मैं ऑपोजिशन को दावत दे देता हूं हुकूमत लाने के लिए, ये एक हार कबूल करना है। इसी तरह नूर आलम साहब का ये खुली खुली बातें करना, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पार्टी में जन्म ले रही है। और इसी तरह जो अहमद जवाद साहब है, मैंने उनके साथ बेइंतहाशा प्रोग्राम्स किए, बहुत ही जेंटल आदमी थे, बड़ी धीमी उनकी गुफ्तगू थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। उनका फट पड़ना, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पीटीआई के वर्कर की नुमाइंदगी कर रही है कि डिलीवरी नहीं हो रही है। एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो तबाहकुन हालात में पहुंच चुकी है। इससे पीछे चले जाए मोहसिन बेग साहब, इनके फाइनेंसर पता नहीं अरबों रुपया उन्होंने इकट्ठा करके दिया, जो इंकशाफात उन्होंने किए। इसी तरह और भी जो इनके जो नजरियाती लोग साहब का रिस्पांस हो गया। मेरा सवाल सर रह जाएगा राणा साहब, टाइम कम हो रहा है। आपके सवाल पे देखें, ऑपोजिशन ने ईवीएम के वोट पे दिखाया कि उनका इत्तेहाद कायम था, हमारे नंबर पूरे थे। अभी इस बिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर पूरे थे, इत्तेहाद कायम था। अब आगे आने वाले टाइम में तो अगर टूटेंगे तो इनके टूटेंगे, वो तो तैयार बैठे। फैसला सिर्फ ये है कि हमने उनको एडजस्ट करना है या नहीं करना, और मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो तो तैयार बैठे हैं। कौन तैयार बैठा है सर? कौन तैयार बैठा है? बेइंतहाशा इनके लोग हैं जो तैयार बैठे हैं। कोई तकरीबन 25-26 लोग हैं, इससे भी ज्यादा शायद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो कहते हैं हमें आप गारंटी दें कि आप हमें टिकट देंगे तो हम तैयार हैं जो मर्जी करा लें हमारे से। लेकिन ये फैसला फिर आप कहेंगे कि उनको कॉल आई, वो हमसे कमिटमेंट। देखें जी चीमा साहब, अदनान देखें, मुझे इस बात पे नहीं इलेक्शन लड़ना, मुझे इस बात पे नहीं डिपेंड करना, मुझे इस बात पे बैंक नहीं करना
कि जनाब मरियम बीबी शहबाज शरीफ साहब को क्या कह रही हैं, हमजा साहब को क्या कह रही हैं, उनका ग्रुप पावर है, उनका और है, आपस में लड़ाई है, एक शहबाज का बयानिया, एक मीन है, शीम है। मुझे इस पर नहीं, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करना है, मुझे अपनी पार्टी के इंटरनल सेटअप पे डिपेंड करना है। अगर मैं ये करूँगा कि मैं मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब के इख्तलाफात की बुनियाद पर सियासत करूँगा तो मेरे से अब बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये हम सारे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत को प्रमोट करना चाहिए और अपनी अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करें और हम शफाफियत लेके आए सारे सिस्टम में। हम यहाँ सोशल सर्विस के लिए बैठे हैं, बजाय ये कि जस्ट आप कह लें कि मुझे बिल्कुल याद ना आए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने इख्तलाफात हैं, कितने ग्रुप हैं हमारी पार्टी के अंदर। वो मुस्लिम लीग नून से में हम डेफिनेटली हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन 25 लोग तो आपके राब्ते में ना नून लीग से सर, 25 लोग तो आपके जिस वक्त ये राब्ते में, मैं कहता हूँ हैदर, मैं कह रहा हूँ जिस वक्त ये इलेक्शन लड़ेंगे इकट्ठे हो जाएंगे, डेफिनेटली इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इलेक्शन लड़ेंगे हमारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये बातें मैं समझता हूँ कि ये जिसे कहते हैं ना छोटी मोटी मसाला इशाले के लिए हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रेटेजिक बात करने वाली नहीं है, ये कोई डिसीजन मेकिंग के लिए बात नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के अवाम को एजुकेट करने वाली बात नहीं है, ये अपनी गवर्नेंस को कुछ बताने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब पीडीएम क्या करने जा रही है? मौलाना साहब का जो पिछला मार्च था, वो जो जमशेद चीमा साहब ने बात कही, क्योंकि वो हमने कवर भी किया था, तो वो रिस्पांस मिल नहीं सका मौलाना साहब को। उस वक्त भी ये सारी अपोजिशन मौलाना साहब की इत्तेहादी थी। मौलाना साहब तब भी अपोजिशन को लीड कर रहे थे, मौलाना साहब अब भी अपोजिशन को लीड कर रहे हैं सर। तो अब का जो है पीडीएम का एहतजाज होगा, क्या वो सक्सेसफुल होगा? लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल होगा, और उसमें JUIF का कितना रोल होगा? या फिर अगर वो एहतजाज खुदा ना खासा नाकाम हो जाता है तो फिर भी आप टीवी पे बैठ के ये कहेंगे कि जी क्योंकि अपोजिशन नहीं चाहती थी, बाकी पार्टीज उनका मैंडेट ज्यादा था तो वो अलग हो गए, तो हम इसको कामयाब ना कर सके। देखिए, इस वक्त की जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने कोई अच्छे कमिटमेंट नहीं की थी, पार्टिसिपेट करने का कहा था मगर वर्कर लाने का नहीं कहा था, और इनको कोई कमिटमेंट नहीं थी, इसलिए हमारा कोई गिला भी नहीं। कोई जितना जो कुछ कर सका, जो नहीं कर सका नहीं कर सका। अब ये सारी जो है एक्सरसाइज से हमने क्या खोया क्या पाया, ये आपने इसको रिजल्ट देख लिया आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा का कि हमने खोया है या पाया है। आज इनकी एक सिटिंग गवर्नमेंट उस मार्च से आपको ये कामयाबी मिली। अब साथी हमारे साथ उस वक्त नहीं भी चले अपोजिशन में तो नहीं, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी थी, उनकी अपनी पार्टियां थी, ठीक है, मगर कम से कम हमारा नैरेटिव जो है ना वो टूटे। एक नैरेटिव दिन भी एक था, आज भी वही नैरेटिव हम लेके चले। तो हमने देखा कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो हमने अपना जना अपने आप को कामयाब करवा के आपके सामने रखा। और इसके बाद ये दूसरा मरला जब आता है तो उसमें भी आप देखिएगा वो इससे भी जो है वो बेहतर पोजिशन बनेगी, और साथ साथ बलूचिस्तान और सूरत में भी जो है वो एक बेहतर सूरत हाल बन रही है। उसके लिए भी जो है वो हमने चार्ट कर लिया, प्रोग्राम चार्ट कर लिया इंशाअल्लाह ताला। तो हमने खोया कुछ भी नहीं है, हमने पाया ही पाया है, बावजूद इसके कि हम अभी तक गवर्नमेंट को टॉपल नहीं कर पाए, और ये गवर्नमेंट टॉपल की जो है शायद किसी वक्त जब भी होगी वो हमारे हाथ में होगी इंशाअल्लाह। जमशेद चीमा साहब, अदनान इसमें एक चीज है। जी सर, जो कामरान साहब बात कर रहे हैं, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पहली बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान जब पेशावर में जलसा करते हैं तो उसमें 1100 बंदे थे, लेकिन जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्हें वोट बेहतर मिले। इसका मतलब है कि अवाम जो है वो फसाद के लिए वोट नहीं दे रहे, अवाम जो है जमहूरियत के लिए या परफॉर्म करने के लिए या आके खिदमत करने के लिए भरल वोट देने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें देखें, अगर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, बट अगर उन्होंने ये जो पीडीएम में फजलुर रहमान साहब ने जो आप कह लें कि जो तहरीक चलाई या चलाने की कोशिश की या लॉन्ग मार्च किया, वहाँ पे अगर वोट फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब है कि लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर इस बात को इम्पोर्टेंस दी है कि उन्होंने एफर्ट किया है। तो एज एन अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया KPK में। उन्होंने इनकी जो अपोजिशन थी या अपोजिशन का रोल था उसको उन्होंने जेन्युइन नहीं समझा। उन्होंने समझा कि ये सौदेबाजी करते हैं, हमारी बुनियाद पे कोई NRO मांगेंगे, कोई मुल्क से बाहर चले जाएंगे, कोई प्लेटलेट्स कम करके तो उसकी बुनियाद पे कोई सौदा कर लेंगे या हमें बेच देंगे। उन्होंने वापस बुला लो ना सर, प्लेटलेट्स अच्छे पूरे करा लो। इनके अपोजिशन के रोल को हालस नहीं माना, उन्होंने नाहालस माना इस बात को।
सो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून तो अपोजिशन भी नहीं कर सकी। ये इनका जो बयानिया है कि जी हम अपोजिशन पार्टी हैं, हम बड़ी मतलब आप कह लें कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लोगों ने समझाया कि ये 2 नंबरी करते हैं और बात और करते हैं। एक भाई और बात करता है, दूसरा भाई और करता है, बेटी भतीजी और बात करती है, भतीजा और बात करता है, फिर सौदा कर लेते हैं, सौदा करके ये सूटकेस इकट्ठे करते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, चले जाते हैं और जो ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अल्टीमेटली जो सारी आखिरी मंजिल होती है वो कोई डील, कोई NRO, कोई छोटी मोटी रियायत। शहबाज शरीफ साहब के पास आजकल 23 अरब रुपया है, 7 अरब आया, उनके असासे बढ़ गए, सारे के सारे TT से बढ़ गए। ये बात केपीके को समझ आई है ना, नून लीग का वोट बैंक तो पंजाब में है चीमा साहब। और दूसरा जो FIA से 16.3 अरब रुपया जो आया वो नौकरों के अकाउंट से, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपया आया। तो जो असासे थे वो भी आप कह लें कि जो देखे हैं उन्होंने लोगों ने, वो लोग समझते हैं कि इसी तरह के लोग हैं, ये वारदात डालनी है, वारदात डालते हैं, वारदात किया उन्होंने समझ लिया, इनको सपोर्ट नहीं किया या इन पर ट्रस्ट नहीं किया लोगों। सर अब इस पे राणा साहब रिस्पॉन्स करेंगे बगैर किसी सवाल के, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राणा साहब ओवर टू यू, अगर रिस्पॉन्स करना चाहें चीमा साहब ने जो कमेंट्स किए हैं। सर जी बिल्कुल, चीमा साहब की जो बातें हैं वो तो मफरूजे हैं, वो तो इल्जामात हैं जो नैब ने भी लगाए और फिर उनको शहबाज शरीफ साहब को छोड़ना पड़ा और जजमेंट्स ने कहा कि कोई भी करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई, फिर ये FIA पे चले गए। लेकिन PTI की तो रिपोर्ट जारी हो गई है और वो भी ECP ने की है, जिसके अंदर ये मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर पैसे भी इन्होंने मंगवाए, मनमुआ फंडिंग भी की, फॉरेन फंडिंग भी की, लीगल की, उसके बाद करोड़ों रुपए आए अकाउंट में, वो अकाउंट भी छुपाए और दर्जनों अकाउंट छुपाए। तो ये देखें, ये बातें अब अच्छी नहीं लगती PTI को करते हुए। ये तो जब इल्जाम साबित होंगे तब की बात है, तब देखा जाएगा। उस वक्त तक ये मफरूज हैं। आप पे तो इल्जाम रिपोर्ट में साबित हो गए, नंबर 1। नंबर 2, देखें ये जो कह रहे हैं कि वहां अभी जो दूसरा फेज है इलेक्शन का, उसमें जो लोकल बॉडीज का है जो इन्होंने डिले कर दिया, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह ताला वहां मुस्लिम लीग नून अक्सरियत लेके दिखाएगी। और दूसरा जो पंजाब में इलेक्शन हुए वो शायद ये भूल गए हैं, ये लाहौर का इलेक्शन भूल गए जहां हमने कंपेन भी नहीं की थी, जाके ये खुद कैंडिडेट थे, वहां कंपेन किए बगैर हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीते। ये कम वोट मिले ना सर, कम वोट मिले। देखिए नहीं, वो कोई मसला नहीं है, वो हमें टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब जनरल इलेक्शन होगा तो हम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये डस्का भूल गए जहां इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना पड़ा और वो चोरी भी इनकी पकड़ी गई। और दोनों सीटें आपके पास थी राणा साहब, वो दोनों सीटें नून लीग की थी। वो बेशक PTI की थी और PTI वो सीटें लूज कर गया, ऐसा नहीं था। देखिए कोई मसला नहीं है, हमने KPK में भी सीटें निकाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची के ज़िमनी इलेक्शन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो मिफ्ता साहब का था, बड़े कम वोटों से वो भी हम इलेक्शन हारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको बदतरीन शिकस्त हुई है ज़िमनी इलेक्शन में और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। किसी भी फेडरल हुकूमत में अपनी होते हुए, सूबाई हुकूमतें होते हुए, और वो ये कतन ये वजह नहीं है कि ये शफाफ इलेक्शन थे। इन्होंने डकैती करने की पूरी कोशिश की, अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रियासत की ताकत इस्तेमाल की, उसके बावजूद इनको अवाम ने इनका आईना दिखा दिया। तो देखें ये अब असल मसाइल क्या है और ये इसकी वजह क्या है। ये इसकी वजह ये है कि आज खाद जो है वो नायाब है, वो ब्लैक में 500-700 रुपए की बोरी ज्यादा मिल रही है। आज पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है, 12.5%, जो दुनिया की एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। 4% है, कहीं 5% है इस खित्ते में, पाकिस्तान में 12.5% है, क्योंकि ना मेरे सामने एक ऐड पड़ा जो आज के अखबारों में छपा है, उसमें लिखा है कि यूरिया 1768 रुपए की बोरी है। अगर आपको कोई नहीं दे रहा तो DC को कंप्लेंट करें। बिल्कुल ब्लैक में मिल रही है ना, अब वो DC को रिपोर्ट करें। अगर मिल रही है तो गवर्नमेंट ऐड दे रही है ना कि वो कार्रवाई करेगी उस पर। चले अच्छी बात है, लेकिन हकीकत क्या है कि अभी आप लेने जाए खाद, आपको 2500 से कम में मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। 2500 की मिल रही है खाद ब्लैक में। तो ये देखें बिल्कुल ठीक है सर, मैं लेता हूं जमशेद चीमा साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर को डील भी करते हैं तो ही कैन रिस्पॉन्ड वेल ऑन दिस। लेकिन मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ने ओपनली एक ऐड दिया अखबार में, हर कोई पढ़ सकता है। अगर नहीं मिल रही आपको 1768 रुपए की, आप मुतलका DC को कंप्लेंट कर सकते हो, और कीजिए कंप्लेंट ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मसला हुकूमत की जिस हद तक इमदाद हो सके वो करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में जमहूरी हुस्न भी है। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है,
और किसी हद तक मौलाना साहब का भी है कि जो रोल अपोजिशन प्ले कर सकती थी वो रोल अपोजिशन ने नहीं प्ले किया। लोग कहते हैं कि हुकूमत तो नाअहल है, अपोजिशन उससे भी बड़ी नाअहल है सर। देखिए, इसमें आप नाअहल नहीं कह सकते, नुक्ता नजर की बात कर सकते हैं। नुक्ता नजर ये है कि हमारे कुछ दोस्तों का सोच ये है जी कि इनको सिर्फ जो है वो अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए। वो नंबर गेम पे बिलीव करते हैं, उनके पास जो है ना इसके लिए शायद कुछ लोगों के वादे वहीद होते हैं। तो जब आप नंबर गेम पे डिपेंड कर रहे होते हैं तो ये नंबर तो आपके पास पब्लिक से नहीं आते ना। इस वक्त जब इलेक्शन नहीं हो रहा, वो नंबर तो किसी और तरह से आते हैं। तो फिर पब्लिक आपके साथ क्यों निकले जब आपका डिपेंडेंस जो है ना आप डिपेंड ही नहीं कर रहे पब्लिक पे। इस वक्त पब्लिक आपके साथ क्यों आए? आपका डिपेंडेंस जो है वो चंद मेंबरान पे कि 10 से 20 इधर से उधर हो जाए। तो फिर आप ये तो काम ड्राइंग रूम में बैठ के तो कामरान साहब सादा लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि 3.5 साल में अपोजिशन नाकाम रही। आपको मिलने की आप इसको नाकाम नहीं कह सकते। अगर इसका नतीजा देखिए, अपोजिशन की नाकामी का नतीजा आप इससे निकालिए कि जो उसके बाद जो इलेक्शन हुए वो किसने जीते। अगर तो वो गवर्नमेंट ने सारे जीत लिए हैं तो इसका मतलब है कि नाकाम, और अगर गवर्नमेंट के मुखालिफों ने जीते हैं तो इसका मतलब है कामयाब। इसका मतलब है कि पब्लिक उनके साथ नहीं। अच्छा नहीं तो इसका ये मतलब हुआ कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर देते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेता हूँ तो इमरान खान साहब अगले इलेक्शनों में या अगले टर्म में नहीं होंगे पीटीआई, आप ये कह रहे हैं? ये मुमकिन है कि ये ब्राइडल की तरह है ना। ये मुमकिन है कि अभी अपने वजन से गिर जाएं। ये कुछ हमारे वजन से गिरेंगे, बाकी रिमेनिंग जो अपने वजन से गिरेंगे, इनके अपने पाँव में जाए। जमशेद चीमा साहब, ये हो सकता है वैसे ब्रायलर भी वो सही कह रहे हैं, अपने वजन से गिर जाती है। जमशेद चीमा साहब, अपने वजन से भी आप लोग गिर सकते हैं, और इसके रेफरेंस और हवाले भी मैं समझता हूँ। देखें, अगर तो अभी तक की होने वाली सियासत को या अपोजिशन को ये कामयाबी समझते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये क्लेम करना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं और हम इसमें कामयाब हो रहे हैं। ये बढ़के लगाते हैं कि ये हमारा नामो निशान मिटा देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, अगले महीने नहीं होगी। और इसका मतलब टारगेट डिफरेंट है और बाहर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मतलब आप कह लें कि प्रोजेक्शन डिफरेंट कर रहे हैं। और इसी तरह ये जो आप कह लें कि जो जमशेद चीमा साहब कामरान साहब ने आज वैसे फेयर डिबेट किया सर। उन्होंने ये बोला है कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि अदम एतमाद को कामयाब कर सके। साथ में वो ये बोल रहे हैं कि ये अपोजिशन का सक्सेस है कि अपोजिशन इलेक्शन जीत रही है। मैं कह रहा हूं कि कामरान साहब जो हैं ये तो बहुत ही फेयर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतनी ही बात करते हैं जितनी मुनासिब होती है, लेकिन लीडर ये काम नहीं करते। ना हसन इकबाल ये काम करते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब करते हैं, ना मरियम बीबी करती हैं, ना नवाज शरीफ साहब करते हैं, ना फजल रहमान साहब करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि देखें, मुझे अल्लाह के पास तो बाद में जाना है। पहले तो ये है कि मैं यहाँ जो बैठ के बोल रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे हैं, वो अगर मैं गलत बयानी बार बार करता हूँ तो मेरी अपनी इज्जत कम होती है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलती जुलती बात करें जो आपका पर्पस है, ये जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप एफर्ट डील के लिए कर रहे हैं सर, टाइम कम है जमशेद चीमा साहब, टाइम कम है लंदन में, जमशेद चीमा साहब टाइम कम है। ये किसानों के बड़े मसले हैं सर। यूरिया खाद राना साहब ये कह रहे हैं कि ब्लैक में मिलते हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ब्लैक में मिलती है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ऐड तो दे दिया आज अखबार में मैंने मेरे सामने पढ़ा वो ऐड। ऐसे सिंपल में 2 मिनट देना मैं ताकि ये बात कर लूँ। ये लोगों के लिए बड़ी आप कह लें कि अवामी एक बहबूद का मामला है। ये बात राना साहब की ठीक है कि बाज़ जगह पे खाद जो है वो मिलती है, यू कैन से कि मिल रही है ब्लैक में, सरकारी रेट पे भी जा रही है और ब्लैक में भी मिल रही है। दोनों चीज़ें ठीक है। ये बात पिछले साल हमने कोई 5.1% खाद ज़्यादा पैदा की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले मैक्सिमम खाद 60 लाख टन बिकी है, इस साल 63 लाख टन लोगों को मिली है। लेकिन जब भी दुनिया में खुराक महंगी होती है तो खाद ज़्यादा डलती है। ये यहाँ पे तकरीबन 4 साइकिल पिछले 20 साल में 4 साइकिल आए हैं कि जब खुराक महंगी हुई है, जब खुराक महंगी हुई है वहाँ पे खाद का यूज़ पड़ा है और खाद महंगी हुई है। ये 2006 में भी एक बार हुआ था, 2008 में हुआ, फिर आप कह लें कि 11 में हुआ, फिर जाके 2016 या 17 में हुआ। और अब सर जल्दी से बताइए, ब्लैक पे कहाँ रुक सकता है सर? जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूँ।